हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने क्लास 10 सिविक्स के सबसे पहले चैप्टर पावर शेयरिंग के सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम तैयार हैं इस चैप्टर के एंड में दिए एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए। हमारे आज के लेक्चर का नाम है पावर शेयरिंग एक्सरसाइजेस पार्ट 1। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का टॉपिक होगा पावर शेयरिंग एक्सरसाइजेस। आपके इस चैप्टर में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। आज के इस पार्ट में हम फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए गए हैं, इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है, What are the different forms of power sharing in modern democracies? Give an example of each of these. तो इस क्वेश्चन में आपसे पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पूछा गया है और ये बोला गया है कि हर एक फॉर्म के एग्जाम्पल को भी आपको यहाँ पर लिखना है। हम सभी ने अपने पिछले लेक्चर्स में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में अच्छे से पढ़ा था, तो बस यहाँ पर वही लिखना है। हमारा आंसर होगा, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग कैन टेक 4 फॉर्म्स। हमने पढ़ा है कि पावर शेयरिंग के टोटल 4 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इस फॉर्म में पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में गवर्नमेंट के। यहाँ पे ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेम लेवल पर फंक्शन करते हैं, वो सेम लेवल पर प्लेस्ड होते हैं, लेकिन उन सभी ऑर्गन्स की पावर्स जो होती हैं वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट होती हैं। तो वो सेम लेवल पर फंक्शन करते हैं लेकिन एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट पावर्स को। इसी के साथ साथ हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक करता है और इस बात को इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट में एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। मतलब हर एक ऑर्गन जो है वो अपनी पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करे। इस फॉर्म का एग्जाम्पल क्या होगा? यहाँ पर है, इन इंडिया द गवर्नमेंट हैज 3 डिफरेंट ऑर्गन्स। सबसे पहला है लेजिस्लेचर, जो कि लॉज को इनैक्ट करता है। उसके बाद दूसरा ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। और तीसरा ऑर्गन क्या है? जुडिशरी, जो कि चेक करता है लेजिस्लेचर के लॉज को और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को। तो जैसे हमारे देश में ये तीनों ऑर्गन्स हैं, इन तीनों ही ऑर्गन्स को सेम लेवल पर प्लेस किया गया है, लेकिन ये तीनों अलग अलग पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। तो ये था एग्जाम्पल हमारे सबसे पहले फॉर्म का। अब बढ़ते हैं दूसरे फॉर्म के तरफ, जिसका नाम है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इस फॉर्म में क्या था? इस फॉर्म में पावर को शेयर किया जाता है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स के बीच में। सबसे ऊपर होता है जनरल गवर्नमेंट, जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जो कि पूरे देश के लिए होती है। और उसके बाद आती है वो गवर्नमेंट्स, वो सरकार जो कि प्रोविंशियल या फिर रीजनल लेवल पर होती है, मतलब जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट्स बोलते हैं। इसी के साथ साथ ये जो सिस्टम है, ये जो फॉर्म है, ये इनेबल करता है लोकल गवर्नेंस को और रीजनल ऑटोनॉमी को। मतलब ये इनेबल करता है कि हम लोकल लेवल पर भी गवर्न कर सके, शासन कर सके, और साथ ही साथ जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल बॉडीज हैं, उन सभी के पास रीजनल ऑटोनॉमी हो, मतलब कि वो अपने एरिया के लिए डिसीजंस ले सके। अब इस फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है? हमारे देश का एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे देश में 3 लेवल है गवर्नमेंट के। सबसे ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड है लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर वही लिखा है कि हमारे देश में भी, इंडिया में भी पावर को डिवाइड किया गया है 3 लेवल्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज। और लोकल बॉडीज में आती है म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। ये था दूसरा फॉर्म। इसके बाद थर्ड फॉर्म होता है जहां पर हम पावर को शेयर करते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। इस फॉर्म को भी हमने अच्छे से पढ़ा था। यहाँ पर पावर को शेयर किया जाता है किसी भी देश के अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में। सोशल ग्रुप्स जैसे कि रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, मतलब कि वो ग्रुप्स जो कि धर्म या फिर भाषा के आधार पर बनाए गए हों। इस फॉर्म में माइनॉरिटी कम्युनिटीज को भी एक फेयर शेयर मिल जाता है, मतलब कि उचित हिस्सेदारी मिल जाती है पावर में। इस फॉर्म का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। हम सभी ने पढ़ा था कि बेल्जियम में तीनों भाषा बोलने वाली कम्युनिटीज के लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाया गया था,
ताकि पावर तीनों में इक्वली शेयर हो पाए और वो तीनों अपने कम्युनिटी से रिलेटेड खुद डिसीजंस ले पाए। तो यही एग्जाम्पल आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में। इसके बाद देख लेते हैं हमारा लास्ट फॉर्म, जहां पर पावर को शेयर किया जाता है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। यहाँ पर पावर को शेयर किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, साथ ही साथ जो भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं या फिर जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी कंट्रोल करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके से प्रभावित करते हैं उन लोगों को जिनके पास पावर होती है। ये फॉर्म इंश्योर करता है कि जो पावर है वो उन सभी लोगों के साथ, उन सभी ग्रुप्स के साथ शेयर हो, ताकि किसी भी प्रकार से बैलेंस ना बिगड़े सोसाइटी में और कंसंट्रेशन ना हो पावर की, मतलब किसी भी एक इंसान या एक ग्रुप के हाथ में सारी की सारी पावर ना आ जाए। इस फॉर्म का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कोएलिशन गवर्नमेंट, द जर्मन गवर्नमेंट। हम सबने पढ़ा था कार्टून की मदद से कि कैसे 2005 में जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और एक गठबंधन हुआ था, मतलब कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी दो पार्टीज के बीच में जो कि राइवल्स थी। एक थी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और दूसरी थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। उन दोनों ने हाथ मिलाया था और एक कोएलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म किया था। तो यही कोएलिशन गवर्नमेंट का एग्जाम्पल आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जाम्पल में लिख कर आ सकते हैं, या फिर किसी भी और इंटरेस्ट ग्रुप का नाम या फिर मूवमेंट का नाम भी आप इस एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जहां पर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में पूछा गया था, वो खत्म होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पर लिखा है स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इस सवाल में आप सभी से एक प्रूडेंशियल रीजन मांगा गया है और एक मॉरल रीजन मांगा गया है पावर शेयरिंग के लिए। साथ ही में आपको ये बोला गया है कि आप इंडिया के किसी भी एग्जाम्पल को यहाँ पर लिखेंगे अपने रीजन को जस्टिफाई करने के लिए। आप सभी ने कई सारे मॉरल और प्रूडेंशियल रीजंस के बारे में पढ़ा है। हम इस सवाल के जवाब में उन्हीं में से एक प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन को लिखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रूडेंशियल रीजन के साथ। यहाँ पर प्रूडेंशियल रीजन लिखा है कि पावर को शेयर करने से बेटर आउटकम्स आते हैं किसी भी देश में, क्योंकि इससे जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कि सामाजिक झगड़ों की जो पॉसिबिलिटी होती है, जो चांसेस होते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि हम पावर को कंसंट्रेट नहीं होने देते, हम पावर को किसी एक के हाथ में नहीं आने देते। यहाँ पर हम पावर को शेयर कर देते हैं, जिसकी मदद से सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन इंडिया द रिजर्वेशन सिस्टम बेनिफिट्स द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हमारे देश में भी जो रिजर्वेशन सिस्टम है, जो आरक्षण दिया जाता है, उसकी मदद से क्या होता है, जो भी हमारे देश के वीकर सेक्शंस हैं, हमारी सोसाइटी के जो भी कमजोर सेक्शंस हैं, उन सभी को आरक्षण देकर हम एक पावर दे देते हैं, हम एक बैलेंस बना देते हैं सोसाइटी में। अब क्योंकि हर एक सेक्शन को लगता है कि हमारे पास पावर है, रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन है, तो उसकी मदद से झगड़े नहीं होते हैं, उसकी मदद से हमारी सोसाइटी में किसी भी प्रकार के सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि पावर कंसंट्रेटेड नहीं होती है। तो ये था प्रूडेंशियल रीजन। इसके बाद बढ़ते हैं मॉरल रीजन के तरफ। मॉरल रीजन में लिखा है कि पावर को शेयर करना बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये स्पिरिट है, ये एक सोल है डेमोक्रेसी की। इसमें यह भी लिखा है कि किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर को शेयर करना चाहिए उन सभी लोगों के साथ, उन सभी ग्रुप्स के साथ जिनको डिसीजंस का फर्क पड़ेगा, मतलब जिन लोगों पर डिसीजंस का अफेक्ट होगा, जिन डिसीजन से जिन लोगों को फर्क पड़ेगा, उन सभी लोगों में पावर को शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे ये इंश्योर होता है कि गवर्नेंस इंक्लूसिव बने और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव बने, मतलब गवर्नेंस, शासन इस तरीके का हो कि सभी लोग इंक्लूडेड हो, सभी लोग साथ में मिलकर रह पाए और साथ ही साथ हर इंसान को, हर व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन मिले डिसीजन मेकिंग में। यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इधर लिखा है कि इन इंडिया द सिस्टम ऑफ पंचायती राज अलाउज लोकल पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। मतलब हमारे देश में भी जो पंचायती राज का सिस्टम है, उस सिस्टम की मदद से जो भी लोकल पीपल है, जो भी गांव के लोग हैं, उन सभी तक पावर पहुंचती है
और वो सभी लोग डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले पाते हैं, पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो ये था हमारा मॉरल रीजन। इसी के साथ हमारे दोनों रीजन यहाँ पर हमने लिख दिए हैं और हमारा दूसरा सवाल भी खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के तरफ। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे कई स्टेटमेंट्स हैं। देख लेते हैं इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ लिखा है दैट आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन्स। Which of these do you agree with and why? Give your reasons in about 50 words. तो इस सवाल में लिखा गया है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद 3 स्टूडेंट्स ने कुछ कंक्लूजन्स दिए, 3 स्टेटमेंट्स दी। अब हमें ये बताना है कि इन तीनों कंक्लूजन्स में से कौन सा कंक्लूजन, कौन सी स्टेटमेंट सही है, किसके साथ हम अग्री करते हैं और क्यों। और इस जवाब को आप सभी को 50 वर्ड्स में लिखना है। तो पहले तो ये पढ़ लेते हैं कंक्लूजन्स। सबसे पहले देखते हैं थॉमन का। यहाँ लिखा है पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन्स। तो थॉमन बोलते हैं कि पावर को शेयर करना सिर्फ उन्हीं सोसाइटीज में जरूरी है जहां पर रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे या फिर एथनिसिटी के बेसिस पे डिविजन्स हो। उसके बाद मेथई कहती हैं that power sharing is suitable only for big countries that have regional divisions. ये कहती है कि पावर को शेयर करना सिर्फ बड़ी कंट्रीज के लिए, बिग कंट्रीज के लिए जरूरी है। ये उन्हीं के लिए सूटेबल भी है क्योंकि वहां पर रीजनल डिविजन ज्यादा होते हैं। तीसरा कंक्लूजन है ओसेफ का। ओसेफ कहते हैं दैट एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन्स। ये कहते हैं कि हर एक सोसाइटी में पावर को शेयर करना चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी तरीके से, भले ही वो सोसाइटी छोटी हो या वहां पर किसी भी प्रकार के सोशल डिविजन्स ना हो। अब पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर थॉमन कहते हैं कि पावर शेयर सिर्फ उन्हीं सोसाइटीज में करना चाहिए जहां पर रिलीजियस या एथनिसिटी के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे कोई डिफरेंसेस हो। तो अब अगर किसी देश में रीजन के बेसिस पे डिफरेंसेस होंगे तो वहां पर क्या होगा, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सिर्फ बड़ी कंट्रीज में जहां पर रीजनल डिविजन्स हैं, सिर्फ वहीं पे पावर को शेयर करना चाहिए। अब किसी अगर छोटे देश में सोशल डिविजन ज्यादा हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, तो इसलिए ये वाला भी कंक्लूजन सही नहीं लग रहा। अब बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी के तरफ। ओसेफ ने कहा है कि हमें हर सोसाइटी में पावर शेयर करनी चाहिए, भले वो सोसाइटी छोटी हो या वहां पे सोशल डिविजन्स ना हो। अब ये कंक्लूजन सही है और इसी के साथ हम अग्री भी करेंगे। तो हमारा जवाब क्या होगा? आई अग्री विद ओसेफ्स कंक्लूजन दैट एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन्स। मतलब हम अग्री करते हैं ओसेफ के कंक्लूजन के साथ कि हर एक सोसाइटी में हमें पावर को शेयर करना चाहिए, भले वो सोसाइटी छोटी हो या वहां पर सोशल डिविजन्स ना हो। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि पावर शेयरिंग से हम एक फेयर बैलेंस बना देते हैं, एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट कर देते हैं डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के बीच में। मतलब जो अलग अलग लोग हैं, ग्रुप्स हैं, सेक्शंस हैं, उन सभी के बीच में हम एक बैलेंस को क्रिएट कर देते हैं, जिसकी मदद से हम कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस को, लड़ाई के चांसेस को और इनजस्टिस मतलब अन्याय के चांसेस को भी रिड्यूस कर देते हैं। क्योंकि सबके पास पावर आ गई, एक बैलेंस आ गया, तो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, किसी भी तरीके का झगड़ा नहीं होगा। इसके बाद यहाँ लिखा है कि इसकी मदद से हम एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं, मतलब एक पॉलिटिकली स्थिरता ला सकते हैं और साथ ही साथ इसकी मदद से, पावर शेयरिंग की मदद से हम सभी लोगों को एनकरेज कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं कि वो सभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले, मतलब कि पार्टिसिपेट करें। और इसीलिए जरूरी है कि हम हर एक सोसाइटी में, भले ही वो छोटी हो या बड़ी, वहां कोई डिवीजन हो या ना हो, हम सभी के बीच में पावर को डिवाइड करें, शेयर करें, ताकि सभी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। तो ये था हमारा सही जवाब। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के तरफ। अब ये क्वेश्चन एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा केस दिया है
और उसके मुताबिक हमें सवाल का जवाब देना है। यहाँ पर लिखा है, The mayor of Merstem, a town near Brussels in Belgium, has defended a ban on speaking French in the town's schools. He said that the ban would help all non-Dutch speakers integrate in this Flemish town. Do you think that this measure is in keeping with the spirit of Belgium's power sharing arrangements? Give your reasons in about 50 words. तो सबसे पहले तो ये केस समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि मर्स्टेम, जो कि ब्रसेल्स का एक टाउन है, वहाँ के स्कूल्स में, मतलब उन टाउन्स के स्कूल में फ्रेंच भाषा के ऊपर बैन लगा दिया गया। और इस बैन को, इस मेजर को सपोर्ट किया उस टाउन के मेयर ने। और इसको सपोर्ट करते वक्त, डिफेंड का मतलब है बचाते वक्त, ठीक है। तो इस बैन को बचाते वक्त, डिफेंड करते वक्त वहाँ के मेयर का कहना था कि ये बैन इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसकी मदद से जो भी वहाँ के नॉन डच स्पीकर्स हैं, मतलब वो सभी लोग जो कि डच भाषा नहीं बोलते हैं, वो आसानी से इंटीग्रेट हो पाएंगे, घुल मिल पाएंगे फ्लेमिश टाउन में। अब आप सभी को याद होगा कि ब्रसेल्स जो है वो बेल्जियम के फ्लेमिश रीजन में लोकेटेड है, मतलब कि डच मेजॉरिटी रीजन में लोकेटेड है। तो यहाँ पर क्लियरली क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है फ्रेंच और डच भाषा के बीच में। यहाँ पर डच भाषा को कहीं ना कहीं फोर्स किया जा रहा है फ्रेंच भाषा के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो कि फ्रेंच भाषा बोलते हैं, डच नहीं। और ये बोला जा रहा है कि इससे क्या होगा, जो फ्लेमिश टाउन है, मतलब उन लोगों का टाउन जो कि डच भाषा बोलते हैं, वहां पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग या वो सभी लोग जो डच नहीं बोलते हैं, आसानी से इंटीग्रेट हो पाएंगे, आसानी से घुल मिल के लोगों के साथ रह पाएंगे। तो इस केस के थ्रू यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि ये बैन, ये जो मेजर है, ये सही है, और क्या ये बेल्जियम के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट से मैच हो रहा है? और आपका जो भी रीजन है वो आपको यहाँ पर 50 वर्ड्स में लिखना है। तो क्या लगता है आपको, क्या ये मेजर सही है या गलत? क्लियरली ये मेजर गलत है। क्यों? क्योंकि आप किसी एक भाषा को दूसरी भाषा के ऊपर फोर्स कर रहे हैं। हमने बेल्जियम के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में पढ़ा है कि बेल्जियम में स्पेशली कम्युनिटीज के लिए गवर्नमेंट को बनाया गया। ये कोशिश की गई कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि तीनों कम्युनिटीज को इक्वल फील हो, तीनों को रिस्पेक्टेड फील हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक भाषा को कम किया जा रहा है बैन लगा के। तो इसका जवाब क्या होगा? नो। तो देख लेते हैं इसका आंसर। नो, the measure of the mayor of Merstem is not in keeping with the spirit of Belgium's power sharing arrangements. मतलब कि नहीं, ये जो डिसीजन है मेयर का, ये जो बैन है, ये बिल्कुल भी स्पिरिट के साथ नहीं जा रहा है बेल्जियम के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के साथ। तो इसका जवाब है नो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो बेल्जियम का सिस्टम है पावर शेयरिंग का, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है ताकि उस देश में पीसफुल बैलेंस बना रहे, शांति बनी रहे, एक बैलेंस बना रहे सभी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज के बीच में। मतलब जितनी भी भाषा की कम्युनिटीज है वहां पे, उन तीनों के बीच में, डच, फ्रेंच और जर्मन, तीनों के बीच में एक पीसफुल बैलेंस बना रहे, इसीलिए तो वहां के स्ट्रक्चर को चेंज किया गया। यहाँ लिखा है अगर हम फ्रेंच भाषा को बैन कर देंगे तो उससे क्या होगा, डिविजन्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, और इसके साथ साथ सिविल अनरेस्ट, मतलब लड़ाइयाँ, झगड़े, ये सबको हम प्रमोट कर देंगे। इसीलिए जरूरी है कि अगर पीस चाहिए, अगर पीस को मेंटेन करना है, तो जो मेयर है उनको एनकरेज करना चाहिए बायलिंगुअल एजुकेशनल सिस्टम को। मेयर को क्या करना चाहिए? उन्हें बायलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम को एनकरेज करना चाहिए, एक ऐसे सिस्टम को एनकरेज करना चाहिए जहाँ पे दोनों ही भाषा बोलने वाले लोग रह सके, दोनों बच्चे जो कि फ्रेंच और डच बोलते हैं वो साथ में स्कूल में पढ़ सके। इससे क्या होगा, पीस बनी रहेगी, और साथ ही साथ डच और फ्रेंच स्पीकर्स को भी रिस्पेक्ट मिलेगी, जिसकी मदद से सोसाइटी में इंक्लूसिविटी बनी रहेगी, मतलब सब लोग मिलजुल कर रह पाएंगे, असली में इंटीग्रेटेड फील कर पाएंगे, और साथ ही साथ एकता भी बनी रहेगी कम्युनिटी में। तो ये था इस सवाल का जवाब। इसी के साथ हमारा 4th क्वेश्चन भी यहीं पर खत्म होता है। अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन के तरफ। ये क्वेश्चन एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पिक आउट एनी वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग ऑफर्ड इन दिस। मतलब यहाँ पर लिखा है कि ये पूरा पैसेज है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है
और किसी भी एक प्रूडेंशियल रीजन को चूज करना है, मतलब एक ऐसे रीजन को चूज करना है जो कि सोच समझकर फायदा नुकसान बेटर आउटकम्स के मुताबिक लिया गया हो। ठीक है, तो फटाफट पढ़ लेते हैं इस पैसेज को। यहाँ पर लिखा है, We need to give more power to the panchayats to realize the dream of Mahatma Gandhi and the hopes of the makers of our constitution. मतलब हमें पंचायत को ज्यादा पावर देनी चाहिए ताकि हम महात्मा गांधी के ड्रीम को और साथ ही साथ मेकर्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन सभी के ड्रीम को हम रियलाइज कर सके, मतलब फुलफिल कर सके। इसके बाद लिखा है, पंचायती राज एस्टैब्लिशेस ट्रू डेमोक्रेसी, मतलब जो पंचायती राज है वो एस्टैब्लिश कर देता है, क्रिएट कर देता है ट्रू डेमोक्रेसी को किसी भी एक देश में। इट रिस्टोर्स पावर टू द ओनली प्लेस वेयर पावर बिलोंग्स इन अ डेमोक्रेसी, इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। मतलब पंचायती राज को पावर दे देने से हम पावर को रिस्टोर कर देते हैं, हम पावर को वापस दे देते हैं उन्हीं लोगों को जिनके पास पावर असली में होनी चाहिए। और वो लोग कौन है? जो हमारे देश के सिटीजन्स हैं वो। इसके बाद लिखा है, गिविंग पावर टू पंचायत इज ऑल्सो अ वे टू रिड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। मतलब जब हम पावर दे देते हैं पंचायत को तो उससे हम करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और साथ ही साथ बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का मतलब है कि प्रशासन अच्छे तरीके से, सही तरीके से फंक्शन कर पाए, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। When people participate in the planning and implementation of developmental schemes, they would naturally exercise greater control over these schemes. जब हम लोगों को पार्टिसिपेट करने देंगे प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, डेवलपमेंटल स्कीम्स में, तो उसकी मदद से क्या होगा, जो लोग होंगे उनके पास सीधा सीधा कंट्रोल आ जाएगा, ग्रेटर कंट्रोल आ जाएगा इन स्कीम्स के ऊपर, उन स्कीम्स के ऊपर जो उनके लिए बनाई जा रही है। यहाँ लिखा है, दिस वुड एलिमिनेट करप्ट मिडलमैन। इससे क्या होगा, जो करप्ट मिडलमैन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट पावर दे रहे हैं लोगों को, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो बीच में कोई होगा ही नहीं जो करप्शन करे। एंड में लिखा है, दस पंचायती राज विल स्ट्रेंथन द फाउंडेशंस ऑफ आवर डेमोक्रेसी। मतलब कि पंचायती राज जो है वो स्ट्रेंथन कर देगा, वो स्ट्रॉन्ग बना देगा हमारी जड़ों को डेमोक्रेसी की। तो यहाँ पर हमें एक प्रूडेंशियल रीजन देखना है। अगर हम सबसे पहले लाइन को देखें तो यहाँ तो हम एक मॉरल रीजन देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आइडिया की बात हो रही है, एक वैल्यू की बात हो रही है जो डेमोक्रेसी का कोर है। और जब हम मॉरल की बात करते हैं, जब हम सही गलत की बात करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं, तो हम मॉरल रीजंस की बात करते हैं। तो सबसे पहली लाइन यहाँ पे मॉरल रीजन है। उसके बाद जो दूसरी लाइन है ये भी डेमोक्रेसी का एक फीचर बताता है। ठीक है, यहाँ पे भी एक आइडिया, एक वैल्यू की बात हो रही है, इसलिए ये भी एक मॉरल रीजन है। थर्ड लाइन भी यहाँ पर एक मॉरल रीजन ही दी गई है। अब इसके बाद चलते हैं फोर्थ लाइन की तरफ। गिविंग पावर टू पंचायत इज ऑल्सो अ वे टू रिड्यूस करप्शन। अब यहाँ पर इस लाइन में हम एक आउटकम देख सकते हैं। इस लाइन में आप ऑब्जर्व करेंगे कि हम एक आउटकम की बात कर रहे हैं कि अगर हमने पावर दे दी पंचायत को तो उसकी मदद से हम करप्शन को कम कर देंगे और एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे एक बेटर आउटकम की बात हो रही है, एक लॉजिकल आउटकम की बात हो रही है। तो ये है हमारा एक प्रूडेंशियल रीजन। अब अगली लाइन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक तरीके से मॉरल रीजन की ही बात हो रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर पढ़ें, दिस वुड एलिमिनेट द करप्ट मिडलमैन, तो ये भी एक प्रूडेंशियल रीजन ही है। लेकिन यहाँ पर हम इस रीजन को अलग से इसीलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये इसी वाले पॉइंट से मैच हो रहा है। यहाँ पर भी रिड्यूस करप्शन की बात हो रही है, सिमिलरली यहाँ पर भी एलिमिनेशन की बात हो रही है करप्शन की, इसीलिए ये भी एक प्रूडेंशियल रीजन है, लेकिन इसे हम अलग से अभी हम काउंट नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं आखिरी लाइन के तरफ। तो आखिरी लाइन भी प्रूडेंशियल रीजन नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? यहाँ पे सही जवाब है, गिविंग पावर टू पंचायत इज ऑल्सो अ वे टू रिड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पर हम बेटर आउटकम की बात कर रहे हैं, एक फायदे की बात कर रहे हैं जो कि प्रूडेंशियल रीजन में हम देखते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पावर शेयरिंग एक्सरसाइजेज यही खत्म होता है।
हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे अगले पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।